हेलो क्लास, अभी आपका दूसरा लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी क्या है, कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल है भी या नहीं, या फिर डेवलपमेंट को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आज ही सब कुछ यूज़ ना कर देना, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना, उसको फ्यूचर के लिए भी, आगे के लिए भी यूज़ के लिए बचा के रखना चीज़ों को, उसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सपोज for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। कि अगर कोई कंट्री अभी डेवलप्ड है तो हम चाहेंगे कि वो कंट्री या तो इससे ज़्यादा डेवलप होती जाए, या कम से कम इतनी डेवलप्ड तो रहे ही, जो भी उनके आने वाली जनरेशन है उसके लिए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, ये हर कोई चाहता है ना। जिसकी भी कंट्री होगी वो चाहेगा ही कि उसकी कंट्री उतनी उससे या ज़्यादा डेवलप हो जाए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल। हाउएवर, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, number of scientists have been warning that at present type and level of development are not sustainable। कुछ लोग मानते हैं कि जिस हिसाब से अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट करने का तरीका है वो गलत है, जिसकी वजह से जो ये जो डेवलपमेंट है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगी। उनके अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट जो अभी हम जिसे भोग रहे हैं अभी, वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये माना जा रहा है। दिस इज ठीक है, ऐसा क्यों माना जा रहा है, ऐसा क्या है कि हम जिसकी वजह से रहेगा नहीं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट। देखो, जो ग्राउंड वाटर है एक रिन्यूएबल सोर्स है, जो कि हमने 8th क्लास में पढ़े हैं ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है, जो कि रेन के थ्रू आता रहेगा, है ना। हाउएवर, ऐसा रिसोर्स जो रिन्यूएबल है उसको भी हमने ख़त्म करने की कगार में पहुंच गए हैं। हमने उसको ओवर यूज़ कर लिया है, और रेन इतनी होती नहीं है कि वो जितना पानी हमने निकाला है। जैसे कि मान लो एक टैंकर है, उसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी भरा जाएगा, ठीक है, और हम पागलों की तरह उसमें से लगे हुए हैं 15 लीटर कभी कितना इतना निकालने में, ठीक है। तो वो तो हमेशा ही सूखा रहेगा, उसकी तो ओवर कैपेसिटी है। हमारे लिए तो इतना ओवर कैपेसिटी है कि जो टैंक है वो कभी फुल ही नहीं हो पाएगा, दोबारा से टैंक कभी फुल ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन वट इज़ बींग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्स। मतलब जितना रेन हमें वापस दे सकती है उससे ज़्यादा जब हम यूज़ कर लेते हैं, मान लो रेन हमें 2 लीटर दे सकती है, तो हमें सिर्फ 2 लीटर ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं 5 लीटर, तो अब वो ओवर यूज़ हो गया ना। तो उससे तो जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज़। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो रिसोर्सेज होते ही हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। वी डू डिस्कवर new resources that we did not know earlier. New resources in this way add to the stock। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, यूज़ करने के बाद थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। जो अर्थ है उस पर हर चीज़ का, जैसे कोल है, कोल का फिक्स स्टॉक है, वो बार बार कोल नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बार बार कोल अभी भी बन रहा है या कुछ हो रहा है। कोल जितना था वो हमने यूज़ कर लिया, वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता, अब वो वापस से नहीं बन सकता। हमें और दूसरे नए रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो हम यूज़ कर ले, जैसे कि शेल गैस है या पेट्रोलियम है, कुछ और मान लो हमें मिल जाए जो कि जल सकता है, पेट्रोलियम की तरह काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोल तो ख़त्म हो गया ना, कोल तो वापस से रिप्लेनिश नहीं हुआ। हाउएवर, ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्ट। विद टाइम ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, साथ साथ में ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है उसको ये नहीं दिखता। जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट कोई ऐसा थोड़ी होता है कि ये देश ख़त्म हो गया तो इसके बाद एनवायरनमेंट दूसरा स्टार्ट हो जाएगा।
एनवायरनमेंट तो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, एनवायरनमेंट तो कहीं पे भी कैसा भी हो सकता है। एनवायरनमेंट की कोई बाउंड्रीज थोड़ी हैं कि सिर्फ इंडिया में ये एनवायरनमेंट ख़राब होना चाहिए, कहीं और पे एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। या फिर कि अगर एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि मान लो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्लोबल वार्मिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इन पूरे दुनिया की वार्मिंग है। मतलब चाहे उसे एक कंट्री ज़्यादा, चाहे एक कंट्री ही ज़्यादा तेल फूक रही हो, 10-12 कंट्री मिलके तेल ज़्यादा फूक रही हो, ज़्यादा ऐसे मटेरियल हवा में निकाल रही हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो ज़्यादा निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी जो भुगतान है वो तो हर कंट्री को करना पड़ेगा। हर कंट्री के लिए टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। हर जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल स्केल पे हो रही है ना। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो नहीं देखता कि बाउंड्रीज़ की, जैसे कि आप देखते हो न्यूज़ में सर्दियों में क्या होता है कि हरियाणा पंजाब वाले वो जलाते हैं, पराली जलाते हैं, और वो सारा का सारा यहाँ दिल्ली में भी इकट्ठा हो जाता है जो धुआं होता है। तो जो एनवायरनमेंट है वो ये नहीं देखता कि हरियाणा वालों ने जलाया था तो वहीं पे रहना चाहिए धुआं, दिल्ली में भी आता है और यहाँ के लोगों को भी परेशान करता है ना। तो ऐसे ही जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होती है वो बाउंड्रीज़ नहीं देखती कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इस देश ने फैलाई है तो इसी देश में रहेगी ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, वो तो पूरे में फैलेगी फैलेगी। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। इसलिए ये जो इशू है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो अब किसी एक देश का नहीं है, वो सबका है, अब वो सबका बन चुका है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। अब जो सस्टेनेबिलिटी है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे चले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे अभी तक हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे थे, अपना ही बस अपना ही पेट भरे जा रहे थे, सारा फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे थे। तो अब हमें वो नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आगे कुछ बचा के रखना है, ताकि वो लोग भी जीवन जी पाएँ, उनको जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग भी डेवलपमेंट कर पाएँ, लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो जो आगे आने वाली जनरेशन है। ठीक है, इन जनरल तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और एक एक चैप्टर आपका उसमें आ रहा है, एक सिविक्स का, एक ज्योग्राफी का और एक इकोनॉमिक्स का। इसमें सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का। इसमें आपका ये क्या है, जो FA1 होने वाले हैं अभी 11 तारीख को, जो FA1 है उसमें ये आने वाले हैं आपके। ठीक है, मैं डिटेल सिलेबस भी भेज दूंगी आपके पास। बाकी फ़िलहाल एक एक चैप्टर सारा आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।